हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर के जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑपरेटर्स की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सबसे पहले चीज़ हमारे पास में होती है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है एंड हाउ इट इज़ वर्क, और ये कैसे काम करता है। बेसिकली ऑपरेटर इज ए सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल होता है एंड विच इज ऑपरेट द ऑपरेंड्स, जो कि क्या करता है, ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने का काम करता है। ये एक ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स को ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में जैसे कोई भी सिंबल हो सकता है, जैसे एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है। तो बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल है 5 + 4, तो इसका मतलब ये तो 5 और जो 4 है ये तो क्या है, हमारे पास में ऑपरेंड्स हैं। ये तो हो गई हमारे पास ऑपरेंड्स, और ये हो गया हमारे पास में जो एडिशन का जो सिंबल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ ए सिंबल विच इज ऑपरेट द ऑपरेंड्स, मतलब 2 और मोर देन ऑपरेंड्स को ऑपरेट जो करता है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑपरेटर होता है। अब यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर यहाँ पे 8 टाइप के ऑपरेटर डिफाइन किए गए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पर 8 टाइप के ऑपरेटर डिफाइन किए गए हैं। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पर एरिथमेटिक। एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद असाइनमेंट हो गया। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर। अब ये यहाँ पर 8 टाइप के ऑपरेटर्स सी में डिफाइन किए गए हैं। अब इनके बारे में एक बार आप देख लीजिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और एक ये सिंबल होता है। अब देखिए, हमने अब तक ऐसा सिंबल पढ़ा है कि ये एक परसेंटेज का सिंबल है, जो मैथमेटिक्स में अब तक हमने पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें देखना है। डिफरेंस क्या होता है, देखिए जैसे मान लो हम यहाँ पे करते हैं 4 डिवीज़न बाई 2, और एक सिंबल है ये हमारे पास में 4 रिमाइंडर 2। अब देखो इन दोनों में जो रिज़ल्ट आएगा, 4 को डिवीज़न बाई 2 करेंगे तो कितनी बार आएगा रिज़ल्ट, इसका 2 टाइम आएगा। और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0। अब देखिए जैसे हम 4 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और शेषफल 0। तो जो डिवीज़न है वो तो किसको डिफाइन करता है, इस भागफल को, और जो रिमाइंडर है वो किसको डिफाइन करता है, शेषफल को। तो यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, शेषफल, और इसका मतलब डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, भागफल। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसको भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑपरेटर हमारे पास में अरिथमेटिक हो गए। एडिशन, जिसका काम होता है ऐड करना। सब्ट्रैक्शन, जिसका काम होता है सब्ट्रैक्ट करना। डिवीज़न, जिसका काम होता है डिवीज़न करना। मल्टीप्लिकेशन, जिसका काम होता है मल्टीप्लाई करना। ये नया था यहाँ पर रिमाइंडर, जिसको मैंने अभी बताया आपको। रिमाइंडर का काम होता है शेषफल को डिफाइन करने का, ठीक है। तो रिमाइंडर और डिवीज़न में क्या डिफरेंस हुआ, डिवीज़न डिफाइन करता है भागफल को, जो यहाँ पे
रिजल्ट आता है। और रिमाइंडर किसको डिफाइन करता है? जो शेष बच जाता है यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर को। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर एंड डिवीजन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर में होता है हमारे पास में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन का मतलब हो गया छोटा, जैसे ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है। उसके बाद में ए बी के बराबर है और ए बी के बराबर नहीं है। ये यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है रिलेशन चेक करने का। मतलब इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। मतलब ये क्या काम करता है? कंपेयर करने का। टू और मोर देन ऑपरेंड्स को कंपैरिजन करने का काम कौन करता है? यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर करता है। अब ये हो गया लेस देन चेक करेगा ए बी से छोटा है। ग्रेटर देन चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। लेस देन और इक्वल, दो कंडीशन हो गए यहाँ पे, दो चेक करेगा, छोटा भी चेक करेगा और बराबर भी। ये यहाँ पर ग्रेटर देन और बराबर, इक्वल, दोनों चेक करेगा। ये इक्वल चेक करेगा क्या ए और बी बराबर हैं, ये बराबर चेक करेगा। नॉट इक्वल, नॉट का मतलब हो गया बराबर नहीं। तो यह यहाँ पर कौन सा चेक करेगा? क्या ए बी के बराबर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंडीशन जब हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम बनाते हैं, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो कि ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करता है। अब देखिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट तो बोलते हैं हम एडिशन को और डिक्रीमेंट बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन को। इसका मतलब हो गया ए प्लस प्लस, मतलब ए के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज, ए माइनस माइनस, इसका मतलब हो गया ए के अंदर एक वैल्यू डिक्रीज करना। मतलब प्लस प्लस का काम होता है एक वैल्यू क्या करता है? बढ़ा देता है, ऐड कर देता है। डिवीजन इसका सब्ट्रैक्शन जो इसको बोलते हैं, डिक्रीमेंट इसका काम होता है एक वैल्यू घटाने का। मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा, और डिक्रीमेंट एक वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। जैसे ए की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ए प्लस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। और ए माइनस माइनस करेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट एक वैल्यू बढ़ा दिया और डिक्रीमेंट के अंदर एक वैल्यू घटा दिया। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या काम हुआ यहाँ पर? किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी ऑपरेंड के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, और एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीज करेगा, कम करेगा, वो हो गया यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर इक्वल टू सिंबल जो हमने अब तक पढ़ा है मैथ के अंदर, उस इक्वल टू सिंबल को ही क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया a बराबर 10, इसका मतलब हो गया a की वैल्यू 10 है। a बराबर b, मतलब b के अंदर जो भी वैल्यू किसकी है? a की वैल्यू है। n बराबर 20, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 20। m बराबर 70, इसका मतलब क्या हो गया? m के अंदर कितनी वैल्यू आई है यहाँ पर? 70। तो मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या हुआ? किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने का जो वर्क होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने का, वैल्यू स्टोर करने का, वो काम करेगा यहाँ पर कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको ये वाला इक्वल टू सिंबल, मैथ में हमने ये पढ़ा था इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। इक्वल कौन सा होता है? ये होता है। इसका मतलब होता है क्या? ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर मतलब इक्वल, बराबर। और इसका काम होता है ए बराबर बी, मतलब ए बी की वैल्यू किस में आ गई? ए में आ गई।
अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में लॉजिकल होता है एंड, लॉजिकल होता है और लॉजिकल में एक होता है नॉट, एंड और नॉट। ये तीन ऑपरेटर यहाँ पर कौन से होते हैं? लॉजिकल होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर काम क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर काम क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर काम आता है किसी भी लॉजिकल कंडीशंस को चेक करने के लिए। मतलब टू और मोर देन कंडीशंस को चेक करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ में आता है वो होता है यहाँ पर लॉजिकल। मतलब कंडीशन जहाँ पर लग जाएं, जहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ में आ रहे हैं और बहुत सारे रिलेशंस, जैसे बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे हमें लग जाएं और यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ में आए और बहुत सारी कंडीशंस हमें चेक करनी हो, जहाँ पे लॉजिक्स चेक करने हो, उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट, ये तीन ऑपरेटर हैं। ये दो डबल एड्रेस ऑफ लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल और ये नॉट। इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है वो देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 हो सकता है और ऑपरेंड 2 हो सकती है। ऑपरेंड कितनी भी हो सकती है, ऑपरेंड n भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना भी n, और उसके बाद में फाइनल होता है उसका रिजल्ट। अभी मैं सिर्फ दो ही ऑपरेंड पे आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 n तक भी जा सकता है, तो यहाँ पे ये ट्रू टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम एंड। ये एंड की ट्रू टेबल है। इस एंड की ट्रू टेबल के अंदर कैसे होता है? जैसे मान लो पहली ऑपरेंड का रिजल्ट 0, दूसरी ऑपरेंड का रिजल्ट 0, n तक की ऑपरेंड्स का रिजल्ट भी यदि 0 होता है तो उसका रिजल्ट फाइनल क्या आएगा? रिटर्न 0 आएगा। यहाँ पे यदि रिटर्न आता है 1, यहाँ पे आएगा 0, देन 0, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। यदि पहली ऑपरेंड भी रिटर्न करती है 1, दूसरी भी करती है 1, तो इसका रिजल्ट आता है 1। अब देखिए यहाँ पे जो 0 और ये जो 1 है, इनका मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनका जो रिटर्न टाइप होता है वो कौन सा होता है? बुलियन टाइप का। मतलब या तो ये 0 रिटर्न करते हैं या 1 रिटर्न करते हैं। मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर पहली जो कंडीशन है उसमें आती है 0, दूसरी यहाँ पे कंडीशन मान लो, ऑपरेंड को रहने दो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन n, कितनी भी कंडीशन हो सकती है। अब यदि पहली कंडीशन का रिटर्न क्या आया है? फॉल्स आया है, दूसरी का भी फॉल्स आया है, यदि n कंडीशन है उनका सबका फॉल्स आया है तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको? फॉल्स, मतलब 0। पहली कंडीशन का रिज़ल्ट 1 आता है और बाकी सभी n तक की कंडीशंस का रिज़ल्ट यदि 0 आता है तो आपको क्या मिलेगा? रिज़ल्ट 0। पहली कंडीशन यहाँ पे 0 आई है, दूसरी भी मान लो 0 आई है और तीसरी भी 0 आई है, उसके बाद आगे आपको ट्रू मिल जाता है तो भी आपको रिज़ल्ट में क्या मिलेगा? 0, मतलब फॉल्स। फर्स्ट टू n, ये अभी मैंने कंडीशन 2 कंडीशन 1 लिखा हुआ है। 1 2 3 कितना भी कंडीशंस हो सकता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। n कंडीशंस की यदि रिटर्न वैल्यू ट्रू आती है, 1 आती है, तो ही ये एग्जीक्यूट करता है, मतलब इसका रिटर्न 1 आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो यहाँ पर सीधा सा इसका डेफिनेशन क्या हुआ? एंड के केस में सभी कंडीशंस का रिटर्न क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तो ही वो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज नहीं करता है।
अब देखिए और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये रिजल्ट, और ये है हमारे पास में लॉजिकल और ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन 0, दूसरी भी 0, तो रिटर्न 0। फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन रिटर्न 1, 0 1 1 1 1 1। अब देखिए ये जो और है ये और एंड के जस्ट अपोजिट होता है। और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना मस्ट है, बस ओनली सिंगल कंडीशन। यदि कोई भी एक सिंगल कंडीशन, एन कंडीशंस में से कोई भी एक सिंगल कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ये रिजल्ट क्या करेगा, यहाँ पर आपको ट्रू में ही देगा। और इसके केस में, एंड के केस में क्या होता है, सभी कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट होता है, बजाय इसके इसमें सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है और यहाँ पर किसी भी एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। ठीक है, अब देखिए नॉट का टेबल होता है, कहाँ है और है, देखो नोट का टेबल होता है, 0 यदि रिजल्ट मिलेगा तो 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न रिजल्ट मिलेगा तो 0 रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है नोट के केस में, यदि आपको ऑपरेंड्स का या कंडीशन का रिजल्ट यदि 0 मिलता है मतलब फॉल्स मिलता है, तो ये रिटर्न क्या करेगा आपको 1। ये यहाँ पर ऑपरेंड हो गया, यहाँ पे कंडीशन हो गई, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। अब यदि 0 मिलता है तो ये मतलब 0 इसके यदि फॉल्स कंडीशन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू कंडीशन है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये क्या है, नॉट है। तो नॉट ऑपरेटर सेम है, जैसे फिजिक्स के लॉजिक गेट्स होते हैं सेम बिहेवियर होता है इनका भी। 0 है तो 1 रिटर्न करेगा, 1 है तो 0 रिटर्न करेगा। अब देखिए इनके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, जैसे एंड कर लेते हैं। यदि मान लो A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20 और C की वैल्यू है 30, कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जैसे A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C एंड C इज़ ग्रेटर देन A। इसका मतलब हो गया, पहली कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन B, 10 20 से बड़ा है, फॉल्स है मतलब 0। उसके बाद B इज़ ग्रेटर देन C, 20 30 से बड़ा है, फॉल्स मतलब 0। C इज़ ग्रेटर देन A, मतलब 30 10 से बड़ा है, इट इज़ ट्रू। लेकिन अब ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशंस ऑलरेडी क्या है, फॉल्स हैं। और इसके केस में क्या होना चाहिए, सभी कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। यदि ये ही कंडीशंस ऐसे ना होकर कैसे होती, यहाँ पर होती, मान लो C इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ ग्रेटर देन A। अब देखिए पहली कंडीशन है 30 20 से बड़ा है, ट्रू है, 1 आ गया। B इज़ ग्रेटर देन A, 20 10 से बड़ा है, ट्रू आ गया, 1 आ गया। C इज़ ग्रेटर देन A, 30 10 से बड़ा है, ट्रू आ गया, 1 आ गया। मतलब ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब तो इसका रिज़ल्ट जो इसके अंदर ट्रू आएगा, इसका रिज़ल्ट हम कंडीशन जो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उनके अंदर काम में आएंगे। तो यदि यहाँ पे होता है कंडीशन और इसके यदि ट्रू के अंदर हमने लिख दिया C इज़ ग्रेटर देन अदर्स, तो ये रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, C इज़ ग्रेटर देन अदर्स, बिकॉज ऑल कंडीशंस आर ट्रू। और यदि ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग करें तो ये कंडीशन क्या होगा, C, यदि हम लिख दें यहाँ के C इज़ ग्रेटर देन अदर्स, नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारी कंडीशंस क्या है हमारे पास में फॉल्स आ रही हैं। तो अब यहाँ पर
एंड के केस में तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि सब कंडीशंस ट्रू होना मस्ट होता है। और के केस में ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना मस्ट है। कोई भी एक कंडीशन इनमें ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर सारी कंडीशन ट्रू है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना मस्ट है। एंड के केस में ऑल कंडीशंस, जितनी भी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं उन सबको ट्रू होना मस्ट होता है। नॉट के केस में कैसा होता है? नॉट के केस में होता है जैसे C इज़ नॉट इक्वल टू A, मतलब C एक के बराबर नहीं है। C एक के बराबर नहीं है, यस इट इज़ ट्रू। C के एक के बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर कंडीशन ये होगा और रिजल्ट क्या आएगा? 1। C एक के बराबर नहीं है, ज़ीरो रिटर्न करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये होते हैं लॉजिकल एंड और नॉट। अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज, जो कि कुछ ऐसे ही हैं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर पहले होते कौन से, ये देख लीजिए। बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक तो बिटवाइज होता है एंड, एक होता है बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और वंस कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास में होते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे बिहेव करते हैं? बाइनरी लेवल पे, मतलब बिट वाइज। जिनकी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो किसकी होती है? बाइनरी की कैलकुलेशंस होती है, बिट की कैलकुलेशंस होती है। अब हमारे पास में है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है? बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर हमें जो कैलकुलेशन करता है वो कैसे करेगा? बाइनरी के अकॉर्डिंग करेगा। मतलब जो भी ऑपरेंड्स हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के अंदर इनपुट करते हैं, जो ऑपरेंड्स होती हैं वो बेसिकली डेसिमल नंबर के थ्रू हम इनपुट करते हैं। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर वो क्या करता है? सबसे पहले डेसिमल ऑपरेंड्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, एंड देन बाइनरी से वापस से उनको कन्वर्ट करता है डेसिमल में। अब इनका जो बिहेवियर होता है यहाँ पर, पहले लॉजिकल जो एंड था, लॉजिकल और था, नॉट था, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे कंडीशंस होती थी, लेकिन बिटवाइज के केस में क्या होता है? यहाँ पर ऑपरेंड्स होती हैं, और ऑपरेंड्स यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स या लॉजिक्स नहीं होंगी। यहाँ पर जो 0 और 1 होगा ये बाइनरी वाला 0 और 1 होगा, जो हम नंबर सिस्टम की लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशंस कैसे करेगा? देखिए ये एंड की यहाँ पर बाइनरी टेबल है, ये और का बाइनरी टेबल है, ये एक्स और का बाइनरी टेबल है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये एंड है, ये और है, ये एक्स और हो गया, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेगा वो कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक वैल्यू है, ए की वैल्यू हमने मान लिया 60 और बी की वैल्यू मान लिया हमने 40, और अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C इक्वल टू ए एंड B, उसके बाद C इक्वल टू A और B, उसके बाद C इक्वल टू A X और B, और जैसे C इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट A। ये हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग। कैसे? देखिए सबसे पहले A एंड B की ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगी? A इक्वल टू 60, तो 60 का सबसे पहले बाइनरी कैलकुलेशन होगा। बाइनरी कैलकुलेशन के अंदर 60 का जो बाइनरी कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? 60 डिवीज़न बाय 2, ऐसे। अब देखिए 30 0 2 15 0 2 7 1 ये यहाँ पर 60 का बाइनरी हो गया 1 1 1 1 1 0 0। मतलब किसी भी बाइनरी को हम कैसे लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं।
अब उसके बाद 40 का बाइनरी कैसे करेंगे हम, सेम वही डिवीज़न बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 20, यहाँ पे 0 शेषफल 10 शेषफल 0, 5 शेषफल 0, 2 2j 4, यहाँ 1 2, ये जो बाइनरी आ गई यहाँ पर ये आ गई है 1 0 1 0 0 0। अब देखिए, अब इसमें पहले एंड परफॉर्म करते हैं। एंड परफॉर्म करने के लिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये वाली ऑपरेशन 0 0 0 और 1 0 1 ऐसे, तो यहाँ पर 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1 1 1, तो ये एंड की ऑपरेशन हो गई यहाँ पर। और यदि हम एंड की जगह पे अब कौन सी ऑपरेशन करते हैं, ये बाइनरी होगी एंड की, इस बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 32 + 8 = 40, मतलब ये रिजल्ट सी में गएगा 40। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा नंबर सिस्टम का जो वीडियो है आप उसमें देख लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ कैलकुलेशन कैसे होता है। अब देखिए ए और बी के केस में क्या होगा, ए और बी के अंदर यदि यही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर 0 0 1 1 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा 32 + 16 + 8 + 4, ये इक्वल टू हो जाएगा 60। तो ये ऑपरेशन हो गई और के केस में। और इसी और को हटा के यदि हम करते हैं कौन सी ऑपरेशन, एक्सओर में क्या होगा 0 0 1 0 1 0। एक्सओर के केस में यहाँ पर आएगा 16 और 4 22, 22 ऑपरेशन आएगी यहाँ पर इसकी, 22, ठीक है। इसकी ऑपरेशन 40 आया था, हाँ यहाँ पर 60 आया था, इसका यहाँ पे रिजल्ट 22 आया है। अब देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट ए की बाइनरी है 60, ये रही 60 की बाइनरी के अंदर हम करते हैं कौन सी, 60 का बाइनरी 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ गया, 0 का 1 बनाना है, 1 का 0 बनाना है, 0 का 1 बना दिया, इसका भी 1 आ गया, ये 0 0 0 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 3 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी बिटवाइज कैलकुलेशन। बिटवाइज कैलकुलेशन के अंदर ये ट्रू टेबल है जो बाइनरी के अकॉर्डिंग काम करती है। जो बाइनरी कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है वो ऐसे की गई है। बाइनरी कैलकुलेशन के लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास में है कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पर 2 होते हैं जो कि कंडीशन चेक करने का काम करते हैं। जैसे ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 10, और ये है देखो सिंपल सा ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क है और ये कॉलन है, ये होता है दोनों, ये दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ में यूज़ आता है और हमेशा कंडीशन चेक करने का काम करता है। तो ये यूज़ में कैसे आएगा, जैसे C = क्या आएगा, A इज़ ग्रेटर देन B, और उसके बाद आएगा कंडीशनल ऑपरेटर। यदि ऐसा है देन A अदरवाइज B। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू है 20, B की वैल्यू 10, तो ये कंडीशन हमने लगा दी क्या A B से बड़ा है। ये कंडीशन यदि ट्रू होती है, सही होता है, इसका मतलब हो गया ये क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है किससे कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होता है तो जो कॉलन है इस कॉलन से पहली वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, और यदि ये फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला, फॉल्स में कॉलन के बाद और ट्रू में कॉलन से पहले, मतलब इस कॉलन से पहले का वैल्यू कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू हो। और फॉल्स के केस में कंडीशन ट्रू कौन सा, फॉल्स के केस में क्या होगा, जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब सी के अंदर कौन सा रिजल्ट आएगा, ए का मतलब हो गया 20 20 ऐसे। तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर का वर्क यहाँ पे। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर हो गया हमारे पास में ये वाला। अब आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में देखो
एक तो कॉमा ऑपरेटर होता है जो हमारे सिंपली कॉमा बोलते हैं, सेम कॉमा ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है स्पेशल ऑपरेटर में। एक होता है डॉट ऑपरेटर जिसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं। एक होता है साइज ऑफ। ये 3 ऑपरेटर यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। कॉमा यहाँ पर सेपरेट करने का काम करता है। डॉट ऑपरेटर डाटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ में आएगा, जो भी किसी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का काम करता है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू की साइज़ को डिफाइन करने का काम करता है बेसिकली, कि इस वैल्यू का साइज़ कितना है। साइज ऑफ ऑपरेटर में किसी भी वैल्यू की साइज़ पता करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये थे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऑपरेटर, 8 ऑपरेटर बेसिकली, और इनका ओवरव्यू मैंने बता दिया था, जिनके सिंबल्स हैं। अब एग्ज़ाम में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स दे के भी पूछ सकते हैं, और जैसे मान लो ये ऑपरेटर हमें डिफाइन कर दिया कि ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा ऑपरेटर है ज़रा बताइए, तो ये है लॉजिकल एंड। ये वाला कौन सा ऑपरेटर हुआ, ये बिटवाइज एंड, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें ऑपरेटर्स पूछ लिए जाएंगे, और बेसिकली इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में से, ये वाला पूछ लिया जा सकता है, रिमाइंडर और मॉडल जो डिवीज़न है उसमें से पूछ लिया जा सकता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर वैल्यू डाल के बाइनरी की पूछ लिया जा सकता है। तो बेसिकली ऐसे टाइप की जो कैलकुलेशंस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ई लेक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट में हम मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।